दिवाकर ने पिछले साल ही अपने बड़े बेटे मुकुल की शादी पटना से सटे इस कस्बे के निवासी गुलाबचंद की बेटी रूपा से की थी। लड़की देखने आए गुलाबचंद और निर्मला के व्यवहार से इतना प्रभावित हुए थे कि आनन फानन में रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। रूपा भी साधारण तौर पर नापसंद करने लायक नहीं थी। साफ रंग, छरहरा शरीर, नैन नक्श भी ठीक ही थे। उस समय वह बीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दिवाकर को भी पढ़ी लिखी लड़की की ही तलाश थी, सो रूपा हर तरह से उन लोगों को जच गई। मुकुल को भी पसंद आई। शादी बिना दान दहेज के बड़ी धूमधाम से हुई। बाजे गाजे और पूरे वैवाहिक कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हुई। रूपा के ससुराल आने पर दिवाकर ने एक शानदार प्रीति भोज का आयोजन किया था। दिवाकर को इस रिश्ते के लिए सबसे अधिक लड़की की मां के व्यवहार और उन्मुक्तता ने प्रभावित किया था। कस्बे के माहौल में ऐसी गृहिणियां भी हो सकती हैं, दिवाकर की कल्पना में भी नहीं था। गुलाबचंद दब्बू किस्म के मर्द लगे, पर ऐसा ही होता है। दब्बू किस्म के मर्दों की पत्नियां मुखर होती हैं, लेकिन दिवाकर को निर्मला से इस तरह से बातचीत या ऐसे तेवर की उम्मीद नहीं थी। पिछले 2 महीने से नाराज होकर आने के बाद रूपा मायके में ही थी। दिवाकर ने सोचा था पटना का अपना काम निपटाने के बाद समधी से मिलकर रूपा की विदाई के बारे में बात कर लेंगे। सीधे लौट जाने पर गुलाबचंद और निर्मला को बुरी लगने वाली बात होती, लेकिन समधिन के तीखे स्वर और तीखी बातों ने दिवाकर को बेचैन कर दिया। असहजता महसूस करते हुए बोले, ये क्या कह रही हैं आप समधिन जी? मैं ठीक कह रही हूँ दिवाकर जी, निर्मला बोली। आपने मेरी बेटी को ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया और ऊपर से कई तरीके की पाबंदियाँ कि ये मत करो, ऐसा मत पहनो, ऐसे मत खाओ, उधर मत जाओ। वह क्या जानवर है जो गाय समझकर गौशाला में खूंटे से बांध दी? इस पर हमें ही दोषी ठहराते हैं कि बच्चों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। दिवाकर को अब समझ में आया कि समधिन का गुस्सा उनकी उस बात पर है जो उन्होंने गुलाबचंद से जब वह रूपा को लेने आए थे कही थी। शादी के बाद ससुराल आई रूपा की चाल ढाल और व्यवहार से दिवाकर संतुष्ट नहीं थे। रूपा घर के अदब व कायदों को मानने को राजी नहीं थी, वह उसे बंदिश लगते थे। दिवाकर रूढ़िवादी नहीं थे, परंतु अमर्यादित आज़ादी और खुलापन उन्हें पसंद नहीं था। मुकुल की माँ की सोच बहू के बारे में पारंपरिक थी। बहू सुशील और मृदुभाषी हो, घर गृहस्थी का काम जाने, बड़ों का सम्मान करे, हमेशा हंसती रहे और अपने व्यवहार से घर में खुशियाँ बिखेरे। रूपा उनकी बहू की उस तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। वह देर रात तक टीवी पर सिनेमा व धारावाहिक देखती, देर से सोकर उठती, उठने के बाद उसे बेड टी चाहिए थी। रसोई का नाम सुनते ही उसके सर में दर्द होने लगता। वह सिर्फ मुकुल को अपना समझती थी, घर के बाकी किसी सदस्य से उसे कोई मतलब नहीं था। दिवाकर ने रूपा को बेटी की तरह मानते हुए हर तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटी, यह तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, घर की जिम्मेदारियों को समझो। लेकिन रूपा में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। दिवाकर को लगा कि उन्होंने निर्मला की बाहरी चमक से प्रभावित होकर बड़ी भारी भूल की है। भीतर झांककर तह तक जाने का प्रयास नहीं किया। फिर भी दिवाकर को विश्वास था कि रूपा समय के साथ धीरे धीरे इन बातों और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगी। आखिर बच्ची ही तो थी, उससे इतनी जल्दी प्रौढ़ता की उम्मीद करना भूल होगी। फिर जिस घर में उन्मुक्तता का वातावरण हो और जहां माता पिता ने अपनी संतानों को जिम्मेदारियों का पाठ ना पढ़ाया हो, बेटियों को बेटी और बहू का अंतर ना समझाया हो, तो वहां ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। इसमें दोष रूपा का नहीं, उसके माता पिता का है। इसी बीच एक घटना घट गई। रूपा के छोटे भाई राजेश ने माँ के डांटने पर अपने कपड़ों पर तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। सतर्कता के कारण वह बच गया, लेकिन यह भयंकर हादसा हो सकता था। गुलाबचंद रूपा को लेने आए तो बातों ही बातों में दिवाकर कह बैठे, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, आपके घर में बच्चों पर आपका नियंत्रण नहीं है।
असल में दिवाकर का इशारा रूपा की ओर था, जिसे समझा समझा कर वो हार चुके थे और हर तरह का प्रयत्न करके भी परिवार की धारा में नहीं ला पा रहे थे। यह बात गुलाब चंद निर्मला से कह देंगे और वह इस बात का इतना बुरा मान जाएगी, दिवाकर ने सोचा भी नहीं था। लेकिन निर्मला ने जब तेवर और तैस से इसे दोहराया तो जैसे दिवाकर का आत्मसम्मान जाग उठा। क्षण भर को यही ख्याल जागा कि यह औरत उन्हें भी गुलाब चंद समझती है क्या? गुलाब चंद उसकी धौंस सह रहे हैं, उन पर क्यों धौंस जमाएगी ये औरत? विवाद वहीं उत्पन्न होता है जहां व्यक्ति सीमा रेखा का उल्लंघन करता है। दिवाकर को लगा निर्मला अपनी पारिवारिक सीमा लांघकर उनकी पारिवारिक व्यवस्था में दखल देने की ज्यादती कर रही है। वे बोल उठे, सचमुच आपके घर में किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है। सभी अपने मन के राजा हैं। बड़ों की इज्जत की किसी को परवाह नहीं है। राजेश ने आग लगा दी। गनीमत थी कि सिर्फ थोड़ा सा पैर जला, बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता। दिवाकर ने यह भी समझाने के लिए कहा था, परंतु निर्मला को यह बात उसकी सत्ता को चुनौती और व्यंग जैसी लगी। वह तिलमिला उठी। उसी समय गुलाब चंद वहां आ गए। दिवाकर ने गुलाब चंद से कहा, भाई साहब, मैं पटना अपने किसी काम से आया था तो आप लोगों से भी मिलने के लिए चला आया। रूपा को आए 2 महीने हो गए हैं। आप उसे कब विदा करेंगे? ये क्या बोलेंगे? निर्मला तमतमाए स्वर में बोली, मैं कह चुकी हूँ कि मेरी बेटी अब उस घर में कभी नहीं जाएगी। आप एक बात भूल रही हैं समधिन जी। दिवाकर कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और समझाते हुए बोले, रूपा अब हमारे घर की बहू है। उस पर आपका नहीं बल्कि हमारा हक बनता है। आप अपने अहम को बेटी के भविष्य से जोड़कर अच्छा नहीं कर रही हैं। ठंडे दिमाग से सोचकर देखिएगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं या मुकुल रूपा को विदा कराने नहीं आएंगे। आप लोगों की इच्छा होगी तो बेटी को भेज दीजिएगा या फिर सारी जिंदगी अपने घर पर ही रखिएगा। निर्मला ने चीख कर कहा, हाँ, हम उसे सारी जिंदगी घर पर रख लेंगे, आपके घर कभी नहीं भेजेंगे। दिवाकर निर्मला की बात सुनते हुए भी अनसुनी करके बाहर निकल गए। दिवाकर के जाने के बाद निर्मला थके हुए योद्धा की तरह धम्म से सोफे पर बैठ गई। उसे लगा कि दिवाकर नाम के इस मर्द का दर्प आज उसने चूर चूर कर दिया, पर दूसरे ही पल ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, इस जंग में वह जीत नहीं सकी और इसके लिए गुलाब चंद को दोषी मानते हुए वह उन पर बरस पड़ी। दिवाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहकर गए हैं और आपको कुछ बोलते ही नहीं बना। मैं क्या कहता, तुम तो बोल ही रही थी। गुलाब चंद ने सफाई दी, आप मर्द हैं या माटी का लोंदा? वो आदमी आपकी पत्नी का अपमान करके गया और आप चुपचाप उसका चेहरा देखते रहे। गुलाब चंद ने देखा कि निर्मला बहुत नाराज है और अपनी आदत के अनुसार जो भी उसके सामने पड़ेगा उसी पर झल्लाएगी, इसीलिए वहां से हट जाना ही उचित समझा। गुलाब चंद के जाने के बाद निर्मला ने तेज स्वर में रूपा को आवाज़ दी, रूपा। आई मम्मी। के साथ ही रूपा बगल के कमरे से निकलकर सामने आ गई। निर्मला ने सीधे रूपा की ओर देखा। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। वह गुस्से से तिल मिलाकर बोली, मैंने तुझे सिंदूर लगाने को मना किया है ना, तू मानती क्यों नहीं? जाकर सिंदूर धो दे। रूपा वहां से चली आई। रूपा पसोपेश में थी कि क्या करे क्या ना करे। इस बार सास और पति से झगड़कर गुस्से में आई थी। मम्मी को रो रो कर उसने सारा हाल बताया था और यह भी कहा था कि वह उस घर में नहीं जाना चाहती। मम्मी ने भी कहा था कि तू उस घर में नहीं जाएगी और उन्होंने सिंदूर लगाने को मना किया था। रूपा ने तब मम्मी के कहने पर सिंदूर पोंछ दिया था, पर बालों में कंघी करते समय अनायास ही उसके हाथ सिंदूर की डिबिया और मांग तक पहुंच जाते। रूपा अभी ऊहापोह में थी कि उसे अपनी छोटी बहन गुड़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या चिंता कर रहे हो दीदी? मम्मी ने कहा है मांग का सिंदूर धो डालो तो धो डालो, तुम भी तो यही चाहती हो। गुड़िया रूपा की तरह उन्मुक्त और लापरवाह नहीं थी, बल्कि गंभीर प्रवृत्ति की थी। 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पापा से बहुत कम ही बातें करती थी। हाँ,
छोटे भाइयों से बहुत स्नेह रखती थी। रूपा ने कहा, मैं तय नहीं कर पा रही हूँ गुड़िया कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? गुड़िया ने करीब आकर कहा, तुम्हारा तो दम उस घर में घुटता है ना। उस घर के सभी लोग तुम पर अत्याचार करते हैं, तुम पर तरह तरह की बंदिशें लगाते हैं। वह घर है या जेल खाना? बचपन से आज़ादी का पाठ पढ़ा है तुमने, फिर तुम उस जेल खाने में कैसे रह सकती हो? यही ना? वो सचमुच जेल खाना ही है। परंतु परंतु क्या दीदी? गुड़िया ने रूपा की बात को बीच में काटते हुए कहा, यही मौका है, बंधन तोड़कर बाहर निकल आओ और आज़ाद पंछी की तरह इस दुनिया में घूमो। इस सिंदूर में क्या रखा है? शादी तो एक धोखा है, पवित्र धोखा, आत्मा के बंधन के नाम पर धोखा। असल में यह औरतों को मर्दों का गुलाम बनाने का फंदा है ना? है ना दीदी? तुम ठीक कह रही हो गुड़िया। रूपा को लगा गुड़िया उसका समर्थन कर रही है, पर अगले ही पल गुड़िया का जवाब सुनकर वह चकरा गई। मेरी बात मानोगी दीदी? तुम अभी ही ससुराल वापस चली जाओ, वही तुम्हारा घर है। हम बेटियों के लिए माँ बाप का घर शादी के पहले तक ही होता है, शादी के बाद ससुराल ही हमारा अपना घर होता है। तुम अपने आसपास देखो, कहीं दिखाई पड़ता है ऐसा कि शादी के बाद बेटियां पिता के घर पर रह रही हैं? रूपा को कुछ उत्तर देते ना बना। सच तो यह है दीदी कि मम्मी तुम्हारे कष्टों के लिए यह रिश्ता नहीं तोड़ रही, अपने अहम की तुष्टि के लिए तोड़ रही हैं। उन्हें आपके ससुर का कहना बुरा लगा है। मम्मी को तो तुम जानती ही हो, और मैं भी। जरा सोचो दीदी, रिश्ता टूटने से उनका क्या बिगड़ेगा? लड़के वाले हैं, जीजा जी की दूसरी शादी हो जाएगी, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें शादी के बंधन में नहीं बंधना तो अलग बात है, लेकिन परित्यक्ता का दाग तो लग ही जाएगा। फिर मुकुल जीजा जी या उनके घर वाले जालिम हैं, ऐसा तो नहीं लगता है। और मैं भी तो तुम्हारे ससुराल हो आई हूँ, मुझे उनकी पाबंदियों वाली बातें बर्दाश्त नहीं होती। रूपा ने अपना पक्ष रखने की नीयत से कहा, ठीक है, तुम्हें उनकी नसीहत, उनकी सीख अच्छी नहीं लगती, और इसी को तुमने अत्याचार का नाम देकर बार बार मम्मी से शिकायत की है। लेकिन जब मम्मी तुम्हें डांटती हैं तो कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम कहना क्या चाहती हो गुड़िया? मुझे ससुराल लौट जाना चाहिए? हाँ दीदी, इसी में हम सब की भलाई है। गुड़िया ने कहा, इससे तुम्हारी इज्जत और ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, दोनों परिवारों की इज्जत रह जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। वह कैसे? रूपा ने विस्मय से पूछा। जिस परिवार की बेटी साधारण समस्याओं के लिए पति और ससुराल छोड़कर पिता के घर में बैठी हो, उस परिवार में कौन रिश्ता जोड़ने आएगा? गुड़िया ने रूपा को समझाया। लेकिन मम्मी की परवाह मत करो दीदी, तुम अपना भविष्य देखो। मम्मी भी तो किसी घर की बेटी हैं, वो क्यों नहीं जा रही अपने मायके में जो तुम्हारी ससुराल छुड़ाना चाहती हैं? रूपा ने आश्चर्य से गुड़िया की ओर देखा। इतनी छोटी सी लड़की और इतनी समझदारी, इतना ज्ञान कहाँ से आया उसके पास? एक बात और मैं तुम्हें बताती हूँ दीदी, लड़का हो या लड़की, उम्र के साथ जिम्मेदारियाँ भी बदलती हैं, और उसी के साथ विचार भी। आज मम्मी जीन्स पहने तो अच्छा लगेगा, बोलो ना, अच्छा लगेगा? रूपा ने तात्पर्य ना समझते हुए भी कहा, नहीं, ठीक उसी तरह बहू के लिबास में मर्यादा की मांग की जाए तो बुरा क्यों लगना चाहिए? तुम तो सलवार कमीज ही पहनती रही, मुझे तो जीन्स पसंद है, लेकिन शादी के बाद बहू की मर्यादा वाला लिबास ही पहनूंगी। गुड़िया और भी कुछ कहती, पर रूपा अपने भीतर चल रहे मंथन में डूब गई। अगली सुबह रूपा मम्मी के सामने आई तो निर्मला ने उसे अवाक होकर देखा। वह ससुराल की साड़ी पहने और श्रृंगार किए हुए थी, मांग में सिंदूर दमक रहा था। निर्मला चीख उठी, ये क्या किया तूने? मैंने तुझे सिंदूर धोने के लिए कहा था। पति के जीवित रहते सिंदूर नहीं धो सकती, रूपा ने साहस करके कहा। कौन पति? कैसा पति? मर गया तेरा पति? मम्मी, ऐसा मत कहिए, मैं ससुराल जाने के लिए आपसे अनुमति लेने आई हूँ। क्या ससुराल जाएगी? दिमाग फिर गया है तेरा? दिमाग तो पहले फिरा हुआ था मम्मी। कमरे से निकलकर गुड़िया सामने आ गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि दीदी अपने घर जा रही हैं। इसके साथ ही
महीनों से चला आ रहा दोनों परिवारों के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। तो चुप रह, बड़ी समझदार हो गई है, मेरी कोख से जन्मी मुझी को सबक सिखा रही है। निर्मला तेजी से गरजी, तुम चाहें जितना बिगड़ लो मम्मी, दीदी अब यहाँ नहीं रहेंगी, अपनी ससुराल जाएंगी। और अभी देखता हूँ कौन ले जाता है इसे। निर्मला फिर से चीखी। पापा लेकर जाएंगे, और यदि पापा नहीं ले गए तो मैं दीदी को छोड़कर आऊंगी। निर्मला अपना गुस्सा नहीं रोक सकी, उठकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया गुड़िया के गाल पर, फिर उसकी गर्दन पकड़कर झकझोरने लगी। नालायक, मुझे जवाब देती है। रूपा गुड़िया को छुड़ाकर निर्मला के सामने सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आज एक तेज था। निर्मला की आंखों में देखते हुए बोली, बस कीजिए मम्मी, हद हो गई। मैं बच्ची नहीं, बालिग हूँ। अपने बारे में सोचने, समझने और फैसला लेने का मुझे पूरा हक है। मैंने ससुराल वापस जाने का फैसला ले लिया है और जाऊंगी ही, मुझे कोई नहीं रोक सकता। निर्मला गस खाकर धम्म से सोफे पर बैठ गई। कल दिवाकर के साथ बहस की जंग में जीती थी या हारी थी, ठीक ठीक नहीं मालूम, पर आज अपनी सत्ता और अहम के युद्ध में पूरी तरह से परास्त हो गई थी वह। दोस्तों, आप लोगों के इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।